अब आगे पढ़ेंगे आशा का अंत। माय लॉर्ड, अब की आपके भाषण ने नशा किरकिरा कर दिया। संसार के सब दुखों और समस्त चिंताओं को जो शिव शंभू शर्मा 2 चुल्लू बूटी पीकर भुला देता था, आज उसका उस प्यारी विजया पर भी मन नहीं है। आशा से बंधा हुआ यह संसार चलता है। रोगी को रोग से, कैदी को कैद से, ऋणी को ऋण से, कंगाल को दरिद्रता से। इस प्रकार हर एक क्लेशित पुरुष को एक दिन अपने क्लेश से मुक्त होने की आशा होती है। चाहे उसके जीवन में चाहे उसे इस जीवन में क्लेश से मुक्ति न मिले, पर आशा के सहारे इतना होता है कि वह धीरे धीरे अपने क्लेशों को झेलता हुआ एक दिन इस क्लेश में जीवन से तो मुक्त हो जाता है। पर हाय, जब उसकी यह आशा भी भंग हो जाए, उस समय उसके कष्ट का क्या ठिकाना। किस्मत पे उस मुसाफिरे खस्ता के रोइए, किस्मत पे उस मुसाफिरे खस्ता के रोइए, जो थक गया हो बैठ के मंजिल के सामने। बड़े लाड होकर आपके भारत में पदार्पण करने के समय इस देश के लोग श्रीमान से जो जो आशाएं करते और सुख स्वप्न देखते थे, वह सब उड़न छू हो गए। इस कलकत्ता महानगरी के समाचार पत्र कुछ दिन चौंक चौंक पढ़ते थे कि आज बड़े लाट अमुक मोड़ पर वेश बदले एक गरीब काले आदमी से बातें कर रहे थे। परसों अमुक ऑफिस में जाकर काम की चक्की में पीसते हुए क्लर्कों की दशा देख रहे थे और उनसे कितनी ही बातें पूछने जाते थे। इनसे हिंदू समझने लगे कि फिर से विक्रमादित्य का आविर्भाव हुआ या अकबर का अमल हो गया। मुसलमान ख्याल करने लगे खलीफा हारून रशीद का जमाना आ गया। पारसियों ने आपको नौशिरमा समझने की मोहलत पाई थी या नहीं, ठीक नहीं कहा जा सकता, क्योंकि श्रीमान ने जल्द अपने कामों से ऐसे जल्दबाज लोगों को कष्ट कल्पना करने के कष्ट से मुक्त कर दिया था। वह लोग थोड़े ही दिनों में इस बात के समझने के योग्य हो गए थे कि हमारा प्रधान शासक न विक्रम के रंग ढंग का है, न हारून या अकबर के। उसका रंग ही निराला है, किसी से नहीं मिलता। माय लॉर्ड, इस देश की चीज़ों में अजब तासीर है, एक यहाँ के जलवायु की और दूसरे यहाँ के नमक की, जो उसी जलवायु से उत्पन्न होता है। नीरस से नीरस शरीर में यहाँ का जलवायु नमकीनी ला देता है। मज़ा यह कि उसे उस नमकीनी की खबर तक नहीं होती। एक फारिस का कवि कहता है कि हिंदुस्तान में एक हरी पत्ती तक बेनमक नहीं है, मानो यह देश नमक से सींचा गया है। किंतु शिव शंभू शर्मा का विचार इस कवि से कुछ आगे है। वह समझता है कि यह देश नमक की एक महाखानी है, इसमें जो पड़ गया वही नमक बन गया। श्रीमान कभी चाहें तो सांभर झील के तट पर खड़े होकर देख सकते हैं, जो उसमें कुछ गिर जाता वही नमक बन जाता है। यहाँ के जलवायु से अलग खड़े होकर कितनों ही ने बड़ी बड़ी अटकलें लगाई और लंबे चौड़े मनसूबे बांधे, पर यहाँ के जलवायु का असर होते ही वह सब काफूर हो गए। अफसोस माय लॉर्ड, यहाँ के जलवायु की तासीर ने आप में अपनी पिछली दशा के स्मरण रखने की शक्ति नहीं रहने दी, नहीं तो अपनी 6 साल पहले की दशा से अब की दशा का मिलान करके चकित होते, घबरा के कहते कि मैं क्या हो गया, क्या मैं वही हूँ जो विलायत से भारत की ओर चलने से पहले था। बम्बई में जहाज से उतरकर भूमि पर पांव रखते ही यहाँ के जलवायु का प्रभाव आप पर आरंभ हो गया। उसके प्रथम फलस्वरूप कलकत्ते में पदार्पण करते ही आपके यहाँ के म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की स्वाधीनता की समाप्ति की। जब वह प्रभाव कुछ और बढ़ा तो अकाल पीड़ितों की सहायता करते समय आपकी समझ में आने लगा कि इस देश के कितने ही अभागे सचमुच अभागे नहीं, वरंच अच्छी मजदूरी के लालच से जबरदस्ती अकाल पीड़ितों में मिलकर दयालु सरकार को हैरान करते हैं। इससे मजदूरी कड़ी की गई। इसी प्रकार जब प्रभाव तेज हुआ तो आपने अकाल की तरफ से आंखों पर पट्टी बांधकर दिल्ली दरबार किया। अंत को गत वर्ष आपने यह भी साफ कह दिया कि बहुत से ऐसे पद हैं जिनको पैदाइशी तौर से अंग्रेज ही पाने के योग्य हैं। भारतवासियों की सरकार जो देती है वह भी उनकी हैसियत से बढ़कर है। तब इस देश के लोगों ने सबक लिया था कि अब श्रीमान पर यहाँ के जलवायु का पूरा सिक्का जम गया। उसी समय आपको स्वदेश दर्शन की लालसा हुई। लोग समझते चलो अच्छा हुआ, जो हो चुका वह हो चुका, आगे की तासीर की अधिक उन्नति से पीछा छूटा। किंतु आप कुछ न समझे। कोरिया में जब श्रीमान की आयु अचानक 7 साल बढ़कर 40 हो गई, उस समय भी श्रीमान की समझ में आ गया था कि वहीं की सुंदर आव हवा के प्रताप से आप 40 साल के होने पर भी 32-33
के दिखाई देते हैं, पर इस देश की आवा हवा की तासीर आप में आपके कुछ समझ में न आई। वह विलायत में भी श्रीमान के साथ लगी और जब तक वहाँ रहे अपना जोर दिखाती रही, यहाँ तक कि फिर आपको एक बार इस देश में उठा लाए किसी विघ्न बाधा की परवाह न की। माय लॉर्ड, इस देश का नमक यहाँ की जलवायु का साथ देता है, क्योंकि उसी जलवायु से उसका जन्म है। उसकी तासीर भी साथ साथ होती रही। वह पहले विचार बुद्धि को होता है, पीछे दया और सहृदयता को भगाता है और उदारता को हजम कर जाता है। अंत को आंखों पर पट्टी बांधकर, कानों में ठीठे ठोंक कर, नाक में नकेल डालकर आदमी को जिधर तिधर घसीटे फिरता है और उसके मुंह से खुल्लम खुल्ला इस देश की निंदा कराता है। आदमी के मन में यह वही जमा देता है कि जहाँ का खाना वहाँ की खूब निंदा करना और अपनी शेखी मारते जाना। हम लोग उस नमक की तासीर से बेअसर नहीं हैं, पर हमारी हड्डियाँ उसी से बनी हैं। इस कारण हमें इतना ज्ञान रहता है कि हमारे देश की नमक की क्या तासीर है। हम लोग खूब जानते थे कि यदि श्रीमान कहीं दूसरी भारत में आ गए तो वो एकदम नमक की खानी में जाकर नमक हो जाएंगे। इसी से चाहते थे कि दोबारा आप न आवें, पर हमारी पेश न गई। आप आए और आते ही उस नमक की तासीर का फल अपने काउंसिल और कॉन्वोकेशनल में प्रकट कर डाला। इतने दिन आप सरकारी भेदों से जानने से, अच्छे से पद पाने से, उन्नति की बातें सोचने से, सुगमता से शिक्षा लाभ करने से, अपने स्वतःओं के लिए पार्लियामेंट आदि में पुकारने से इस देश के लोगों को रोकते रहे। आपकी शक्ति में जो कुछ था वह करते रहे, पर उस समय भी संतोष न हुआ। भगवान की शक्ति पर भी हाथ चलाने लगी। जो सत्य प्रियता इस देश को सृष्टि की आदि से मिली है, जिस देश का ईश्वर सत्यम ज्ञान मनंत ब्रह्मा है, वहाँ के लोगों को सभा में बुला के ज्ञानी और विद्वान का चोला पहनकर उसके मुंह पर झूठा और मक्कार कहने लगे। विचारिए तो यह कैसे अधःपतन की बात है। जिस स्वदेश को श्रीमान ने आदर्श सत्य का देश और वहाँ के लोगों को सत्यवादी कहा है, उसका आला नमूना क्या श्रीमान ही है। यदि सचमुच विलायती वैसा ही देश हो जैसा आप फरमाते हैं और भारत भी आपके कथनानुसार मिथ्यावादी और धूर्त देश हो, तो क्या कोई इस प्रकार कहता है? गिरा के ठोकर मारना क्या सज्जन और सत्यवादी का काम है? अपनी सत्यवादिता प्रकाश करने के लिए दूसरे को मिथ्यावादी कहना ही क्या सत्यवादिता का सबूत है? माय लॉर्ड, जब आपने अपने शासक होने के विचार को भूलकर इस देश की प्रजा के हृदय में चोट पहुंचाई है, तो दो एक बातें पूछ लेने में शायद कुछ गुस्ताखी न होगी। सुनिए, विजित और विजेता में बड़ा अंतर है। जो भारतवर्ष 1000 साल से विदेशी विजेताओं के पावों में लौट रहा है, क्या उसकी प्रजा की सत्यप्रियता विजेता इंग्लैंड के लोगों की सत्यप्रियता का मुकाबला कर सकती है? यह देश भी यदि विलायत की भांति स्वाधीन होता और यहाँ के लोग ही यहाँ के राजा होते, तब यदि अपने देश के लोगों को यहाँ के लोगों से अधिक सच्चा साबित कर सकते हो, तो आपकी अवश्य कुछ बहादुरी होती। स्मरण करिए उन दिनों को कि जब अंग्रेजों के देश पर विदेशियों का अधिकार था। उस समय आपके स्वदेशियों की नैतिक दशा कैसी थी, उसका विचार तो कीजिए। यह वह देश है कि 1000 साल पराए पाँव के नीचे रहकर भी एकदम सत्यता से च्युत नहीं हुआ है। यदि आपका यूरोप या इंग्लैंड 10 साल भी पराधीन हो जाते, तो आपको मालूम पड़े कि श्रीमान के स्वदेशी कैसे सत्यवादी और नीतिपरायण हैं। जो देश कर्मवादी है, वह क्या कभी असत्यवादी हो सकता है? आपके स्वदेशी यहाँ बड़ी बड़ी इमारतें में रहते हैं, जैसी रुचि हो वैसा पदार्थ भोग सकते हैं। भारत आपके लिए भोग्य भूमि है, किंतु इस देश के लाखों आदमी इस देश में पैदा होकर आवारा कुत्तों की भांति भटक भटक कर मरते हैं। उनको 2 हाथ भूमि बैठने को नहीं, पेट भर खाने को नहीं, मैले चिथड़े पहनकर उम्रें बिता देते हैं और एक दिन कहीं पड़कर चुपचाप प्राण दे देते हैं। हाल की इस सर्दी में कितनों ही के प्राण जहाँ तहाँ निकल गए। इस प्रकार क्लेश पाकर मरने पर भी क्या कभी वह लोग यह करते हैं कि पापी राजा हैं, इसलिए हमारी यह दुर्गति है। माय लॉर्ड, वह कर्मवादी हैं। वह यही समझते हैं कि किसी का कुछ दोष नहीं है, सब हमारे पूर्व कर्मों का दोष है। हाय हाय, ऐसी प्रजा को आप धूर्त कहे हैं। कभी इस देश में आकर आपने गरीबों की ओर ध्यान न दिया, कभी यहाँ की दीन भूखी प्रजा की दशा का विचार न किया, कभी 10 मीठे शब्द सुनाकर यहाँ के लोगों को उत्साहित नहीं किया। फिर विचारिए तो गालियाँ यहाँ के लोगों को आपने किस कृपा के बदले में दी? पराधीनता की सबके जी में बड़ी भारी चोट होती है, पर महारानी विक्टोरिया के सदैव बर्ताव ने यहाँ के लोगों के जिसे वह दुख भुला दिया था,
इस देश के लोग सदा उनको माता तुल्य समझते रहे। अब उनके पुत्र महाराज एडवर्ड पर भी इस देश के लोगों की वैसी ही भक्ति है, किंतु आप उन्हीं सम्राट एडवर्ड के प्रतिनिधि होकर इस देश की प्रजा के अत्यंत अप्रिय बने हैं। यह इस देश के बड़े ही दुर्भाग्य की बात है। माय लॉर्ड, इस देश की प्रजा को आप नहीं चाहते और प्रजा आपको नहीं चाहती, फिर भी आप इस देश के शासक हैं और एक बार नहीं दूसरी बार शासक हुए हैं। यह विचार कर इस अधबूढ़े भंगड़ ब्राह्मण का नशा किरकिरा हो जाता है। भारत मित्र 25 फरवरी 1905 ईस्वी। अब है एक दुराशा। नारंगी के रस में जाफरानी बसंती बूटी छान कर शिव शंभू शर्मा खटिया पर पड़े मौजों का आनंद ले रहे थे। ख्याली घोड़े की बागें ढीली कर दी थी। वह मनमानी जकंदे भर रहा था। हाथ पांवों को भी स्वाधीनता दी गई थी। वह खटिया के तुल अरज की सीमा उल्लंघन करके इधर उधर निकल गए थे। कुछ देर इसी प्रकार शर्मा जी का शरीर खटिया पर था और ख्याल दूसरी दुनिया में। अचानक एक सुरीली गाने की आवाज़ ने चौंका दिया। कन रसिया। शिव शंभू खटिया पर उठ बैठे, कान लगाकर सुनने लगे। कानों में यह मधुर गीत बार बार अमृत डालने लगा। चलो चलो आज खेलें होली कन्हैया घर। कमरे से निकलकर बरामदे में खड़े हुए। मालूम हुआ कि पड़ोस में किसी अमीर के यहाँ गाने बजाने की महफिल हो रही है। कोई सुरीली लय से उक्त होली गा रहा है। साथ ही देखा बादल घिरे हुए हैं, बिजली चमक रही है, रिमझिम झड़ी लगी हुई है। वसंत में सावन देखकर अकल जरा चक्कर में पड़ी। विचारने लगे कि गाने वाले को मलार गाना चाहिए था, न कि होली। साथ ही ख्याल आया कि फागुन सुदी है, वसंत के विकास का समय है, वह होली क्यों गावे, क्यों न गावे। इसमें तो गाने वाले की नहीं, विधि की भूल है, जिसने वसंत में सावन बना दिया है। कहाँ तो चांदनी छिटकी होती, निर्मल वायु बहती, कोयल की कूक सुनाई देती। कहाँ भादों की सी अंधियारी है, वर्षा की झड़ी लगी हुई है। ओह, कैसा ऋतु विपर्य है। इस विचार को छोड़कर गीत के अर्थ का विचार जी में आया। होली खिलैया कहते हैं कि चलो आज कन्हैया के घर होली खेलेंगे। कन्हैया कौन? ब्रज के राजकुमार। और खेलने वाले कौन? उनकी प्रजा ग्वाल बाल। इस विचार ने शिव शंभू शर्मा को और भी चौंका दिया कि क्या भारत में ऐसा भी समय था जब प्रजा के लोग राजा के घर जाकर होली खेलते थे और प्रजा मिलकर आनंद मनाते थे? क्या इसी भारत में राजा लोग प्रजा के आनंद को किसी समय अपना आनंद समझते थे? अच्छा, यदि आज शिव शंभू शर्मा अपने मित्र वर्ग सहित अबीर गुलाल की झोलियाँ, भूरे रंग की चिकारियाँ लिए अपने राजा के घर होली खेलने जाएं तो कहाँ जाएं? राजा दूर 7 समुद्र पार का है। राजा का केवल नाम सुना है, न राजा को शिव शंभू ने देखा, न राजा ने शिव शंभू को। खैर, राजा नहीं, उसने अपना प्रतिनिधि भारत में भेजा है। कृष्ण द्वारिका में है, पर उद्धव को प्रतिनिधि बनाकर ब्रजवासियों को संतोष देने के लिए ब्रज में भेजा है। क्या उस राजा प्रतिनिधि के घर जाकर शिव शंभू होली नहीं खेल सकता? उफ, यह विचार वैसा ही बेतुका है जैसे अभी वर्षा में होली गाई जाती थी। पर इसमें गाने वाले का क्या दोष है? वह तो समय समझकर ही गा रहा था। यदि वसंत में वर्षा की झाड़ी लगे तो गाने वालों को क्या मलार गाना चाहिए? सचमुच बड़ी कठिन समस्या है। कृष्ण है, उद्धव है, पर ब्रजवासी उनके निकट भी नहीं फटकने पाते। राजा है, राज प्रतिनिधि है, पर प्रजा की उन तक रसाई नहीं। सूर्य है, धूप है, चंद्र है, चांदनी नहीं। माय लॉर्ड नगर ही में है, पर शिव शंभू उसके द्वार तक नहीं फटक सकता है। उसके घर चलकर होली खेलना तो विचार ही दूसरा है। माय लॉर्ड के घर तक प्रजा की बात नहीं पहुंच सकती, बात की हवा नहीं पहुंच सकती। जहांगीर की भांति उसने अपने शयनागार तक ऐसा कोई घंटा नहीं लगाया जिसकी जहीर बाहर से हिलाकर प्रजा अपनी फरियाद उसे सुना सके। न आगे को लगाने की आशा है। प्रजा की बोली वह नहीं समझता, उसकी बोली प्रजा नहीं समझती। प्रजा के मन का भाव वह न समझता है, न समझना चाहता है। उसके मन का भाव न प्रजा समझ सकती है, न समझने का कोई उपाय है। उसका दर्शन दुर्लभ है। द्वितीया चंद्र की भांति कभी कभी बहुत देर तक नज़र गड़ाने से उसका चंद्रानन दिख जाता है, तो दिख जाता है। लोग उंगलियों से इशारे करते हैं कि वह है, किंतु दूज के चांद के उदय का भी एक समय है, लोग उसे जान सकते हैं। माय लॉर्ड, मुखचंद्र के उदय के लिए कोई समय भी नियत नहीं। अच्छा, जिस प्रकार इस देश के निवासी माय लॉर्ड का चंद्रानंद देखने को टकटकी लगाए रहते हैं, या जैसे शिव शंभू शर्मा के जी में अपने देश के माय लॉर्ड से होली खेलने की आई, इस प्रकार कभी माय लॉर्ड को भी इस देश के लोगों की सुध आती होगी।
क्या कभी श्रीमान का जीत होता होगा कि अपनी प्रजा में जिसके दंड मुट के विधाता होकर आए हैं किसी एक आदमी से मिलकर उसके मन की बात पूछें या कुछ आमोद प्रमोद की बातें करके उसके मन को टटोलें। माय लॉर्ड को ड्यूटी का ध्यान दिलाना सूर्य को दीपक दिखाना है। वह स्वयं श्रीमुख से कह चुके हैं कि ड्यूटी में बंधा हुआ मैं इस देश में फिर आया। यह देश मुझे बहुत ही प्यारा है। इससे ड्यूटी और प्यार की बात श्रीमान के कथन से ही तय हो जाती है। उसमें किसी प्रकार की हुज्जत उठाने की जरूरत नहीं। तथापि यह प्रश्न आपसे आप जी में उठता है कि इस देश की प्रजा से प्रजा के माय लॉर्ड का निकट होना और प्रजा के लोगों की बात जानना भी उस ड्यूटी की सीमा तक पहुंचता है या नहीं। यदि पहुंचता है तो क्या श्रीमान बता सकते हैं कि अपने 6 साल के लंबे शासन में इस देश की प्रजा को क्या जाना और उससे क्या संबंध उत्पन्न किया। जो पहरेदार सिर पर फेटा बांधे हाथ में संगीनदार बंदूक लिए काठ के पुतलों की भांति गवर्नमेंट हाउस के द्वार पर दंडायमान रहते हैं या छाया की मूर्ति की भांति जरा इधर उधर हिलते डुलते दिखाई देते हैं। कभी उनको भूले भटके आपने पूछा है कि कैसी गुजरती है। किसी काले प्यादे चपरासी या खान समा आदि से कभी आपने पूछा कि कैसे रहते हो, तुम्हारे देश की क्या हाल चाल है, तुम्हारे देश के लोग हमारे राज्य को क्या समझते हैं। क्या इन नीचे दर्जे के नौकर चाकरों को कभी माय लॉर्ड के श्रीमुख से निकले हुए अमृत रूपी वचनों के सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ या खाली पेड़ों पर बैठी चिड़ियों का शब्द ही उनके कानों तक पहुँच कर रह गया। क्या कभी शैर तमाशे में टहलने के समय या किसी एकांत स्थान में इस देश की किसी आदमी से कुछ बातें करने का अवसर मिला अथवा इस देश के प्रतिष्ठित बेगरज आदमी को अपने घर पर बुलाकर इस देश के लोगों के सच्चे विचार जानने की चेष्टा की। अथवा कभी विदेश या रियासतों के दौर में उन लोगों के सिवा जो झुक झुक कर लंबी सलामें करने आए हों किसी सच्चे और बेपरवाह आदमी से कुछ पूछने या कहने का कष्ट किया। सुनते हैं कि कलकत्ते में श्रीमान ने कोना कोना देख डाला। भारत में क्या भीतर और क्या सीमाओं पर कोई जगह देखे बिना नहीं छोड़ी। बहुतों का ऐसा ही विचार था। पर कलकत्ता यूनिवर्सिटी के परीक्षोत्तीर्ण छात्रों की सभा में चांसलर का जामा पहनकर माय लॉर्ड ने अभिज्ञता प्रकट की। उससे स्पष्ट हो गया कि जिन आंखों से श्रीमान ने देखा उनमें इस देश की बातें ठीक देखने की शक्ति न थी। सारे भारत की बात की जाए इस कलकत्ते में ही में देखने की इतनी बातें हैं कि केवल उनको भली भांति देख लेने से भारतवर्ष की बहुत सी बातों का ज्ञान हो सकता है। माय लॉर्ड के शासन के 6 साल हालवेल के स्मारक में लाठ बनवाने, ब्लैक हॉल का पता लगाने, अख्तर लोनी की लाठ को मैदान से उठवाकर वहाँ विक्टोरिया मेमोरियल हॉल बनवाने, गवर्नमेंट हाउस के आसपास अच्छी रोशनी, अच्छे फुटपाथ और अच्छी सड़कों का प्रबंध कराने में बीती है। दूसरा दौर भी वैसे ही कामों में बीत रहा है। संभव है कि उसमें भी श्रीमान के दिल पसंद अंग्रेजी मोहल्लों में कुछ और भी बड़ी बड़ी सड़कें निकल जाएं और गवर्नमेंट हाउस की तरफ से स्वर्ग की सीमा और बढ़ जावे। पर नगर जैसा अंधेरे में था वैसा ही रहा क्योंकि उसकी असली दशा देखने के लिए और ही प्रकार की आंखों की ज़रूरत है। जब तक वह आंखें न होंगी यह अंधेर यूं ही चला जाएगा। यदि किसी दिन शिव शंभू शर्मा के साथ माय लॉर्ड नगर की दशा देखने चलते तो वह देखते कि इस महानगर की लाखों प्रजा भेड़ों और सुअरों की भांति सड़े गंदे झोपड़ों में पड़ी लौटती हैं। उनके आसपास सड़ी बदबू और लिपटे हुए हैं। उनमें से बहुतों की आजीवन पेट भर अन्न और शरीर ढकने को कपड़ा नहीं मिलता। जाड़ों में सर्दी से अकड़कर रह जाते हैं और गर्मी में सड़कों पर घूमते तथा जहाँ तहाँ पड़ते फिरते हैं। बरसात में सड़े सीले घरों में भीगे पड़े रहते हैं। सारांश यह कि हर एक ऋतु की तीव्रता में सबसे आगे मृत्यु के पथ का वही अनुगमन करते हैं। मौत ही एक है जो उनकी दशा पर दया करके जल्द जल्द उन्हें जीवन रूपी रोग के कष्ट से छुड़ाती है। परंतु क्या इनसे भी बढ़कर और दृश्य नहीं है? हाँ है, पर जरा और स्थिरता से देखने के हैं। बालू में बिखरी हुई चीनी को हाथी अपनी सूंड से नहीं उठा सकता। उसके लिए चिमटी की जीवा जो है दरकार है। इसी कलकत्ते में इसी इमारतों के नगर में माय लॉर्ड की प्रजा में हजारों आदमी ऐसे हैं जिनको रहने को सड़ा झोपड़ा भी नहीं है। गलियों और सड़कों पर घूमते घूमते जहाँ जगह देखते हैं वहीं पड़े रहते हैं। पहरे वाला आकर डंडा लगाता है तो सरक कर दूसरी जगह जा पड़ते हैं। बीमार होते हैं तो सड़कों ही पर पड़े पाँव पीट कर मर जाते हैं। कभी आग जलाकर खुले मैदान में पड़े रहते हैं। कभी कभी हलवाइयों की भट्टियों से चमट कर रात
काट देते हैं। नित्य इनकी 2-4 लाशें जहाँ तहाँ से पड़ी हुई पुलिस उठाती है। भला माय लॉर्ड तक उनकी बात कौन पहुँचावे? दिल्ली दरबार में भी जहाँ सारे भारत का वैभव एकत्र था, सैकड़ों ऐसे लोग दिल्ली की सड़कों पर पड़े दिखाई देते थे, परंतु उनकी ओर देखने वाला कोई न था। यदि माय लॉर्ड एक बार इन लोगों को देख पाते तो पूछने को जगह हो जाती कि वह लोग भी ब्रिटिश राज्य के सिटीजन हैं व नहीं। यदि हैं तो कृपा पूर्वक पता लगाइए कि उनके रहने का स्थान कहाँ है और ब्रिटिश राज्य से उनका क्या नाता है। क्या कहकर वह अपने राजा और उसके प्रतिनिधि को संबोधन करें? किन शब्दों में ब्रिटिश राज्य को आशीष दें? क्या यूँ कहें कि जिस ब्रिटिश राज्य में हम अपनी जन्मभूमि में एक उंगल भूमि के अधिकारी नहीं, जिसमें हमारे शरीर को फटे चिथड़े भी नहीं जुड़े और न कभी पापी पेट को पूरा अन्न मिला, उस राज्य की जय हो। उसका राज प्रतिनिधि हाथियों का जुलूस निकालकर सबसे बड़े हाथी पर चमर छत्र लगाकर निकले और स्वदेश में जाकर प्रजा के सुखी होने का डंका बजावे। इस देश में करोड़ों प्रजा ऐसी है जिसके लोग जब संध्या सवेरे किसी स्थान पर एकत्र होते हैं तो महाराज विक्रम की चर्चा करते हैं और उन राजा महाराज की गुणावली वर्णन करते हैं जो प्रजा का दुख मिटाने और उनके अभावों का पता लगाने के लिए रातों को देश बदल कर निकला करते हैं। अकबर के प्रजापालन की और बीरबल के लोक रंजन की कहानियाँ कहकर वह जी बहलाते हैं और समझते हैं कि न्याय और सुख का समय बीत गया। अब वह राजा संसार में उत्पन्न नहीं होते जो प्रजा के सुख दुख की बातें उनके घरों में आकर पूछे जाते थे। महारानी विक्टोरिया को वह अवश्य जानते हैं कि वह महारानी थीं और अब उनके पुत्र उनकी जगह राजा और इस देश के प्रभु हुए हैं। उनको इस बात की खबर तक भी नहीं है कि उनके प्रभु के कोई प्रतिनिधि होते हैं और वही इस देश के शासन के मालिक होते हैं तथा कभी कभी इस देश की 30 करोड़ प्रजा का शासन करने का घमंड भी करते हैं, अथवा मन चाहे तो इस देश के साथ बिना कोई अच्छा बर्ताव किए भी यहाँ के लोगों को झूठा मक्कार आदि कहकर अपनी बड़ाई करते हैं। इन सब विचारों ने इतनी बात तो शिव शंभू के जामे भी पक्की कर दी कि अब राजा प्रजा के मिलकर होली खेलने का समय आ गया। जो बाकी था वह काश्मीर नरेश महाराज रणवीर सिंह के साथ समाप्त हो गया। इस देश में उस समय के फिर लौटने की जल्द आशा नहीं। इस देश की प्रजा का अब भाग्य नहीं है। साथ ही किसी राजपुरुष का भी ऐसा सौभाग्य नहीं है जो यहाँ की प्रजा के अकिंचन प्रेम के प्राप्त करने की परवाह न करे। माय लॉर्ड अपने शासनकाल का सुंदर से सुंदर सचित्र इतिहास स्वयं लिखवा सकते हैं। वह प्रजा के प्रेम की क्या परवाह करेंगे। तो भी इतना संदेश भंगड़ शिव शंभू शर्मा अपने प्रभु तक पहुंचा देना चाहते हैं कि आपके द्वार पर होली खेलने की आशा करने वाले एक ब्राह्मण को कुछ नहीं तो कभी कभी पागल समझकर ही स्मरण कर लेना। वह आपकी गूंगी प्रजा का एक वकील है जिसके शिक्षित होकर मुंह खोलने तक आप कुछ करना नहीं चाहते। बमुला जिमाने सुल्तान कै रसानंद ई दुआरा कि बसरू के बादशाही जी नजर मरा गदारा। भारत मित्र 18 मार्च 1905। अब देखते हैं विदाई संभाषण। विदाई संभाषण है। माय लॉर्ड, अंत को आपके शासनकाल का इस देश में अंत हो गया। अब आप इस देश से अलग होते हैं। इस संसार में सब बातों का अंत है। इससे आपके शासनकाल का भी अंत होता। चाहे आपकी एक बार की कल्पना के अनुसार आप यहाँ के चिरस्थायी वैसराय भी हो जाते, किंतु इतनी जल्दी वह समय पूरा हो जाएगा ऐसा विचार न आप ही का था, वह इस देश के निवासियों का। इससे जान पड़ता है कि आपके और यहाँ के निवासियों के बीच कोई तीसरी शक्ति और भी है, जिस पर यहाँ वालों का तो क्या आपका भी काबू नहीं है। बिछड़न समय बड़ा करुणोत्पादक होता है। आपको बिछड़ते देखकर आज हृदय में बड़ा दुख है। माय लॉर्ड, आपके दूसरी बार इस देश में आने से भारतवासी किस प्रकार प्रसन्न न थे। वह यही चाहते थे कि आप फिर न आवें, पर आप आए और उससे यहाँ के लोग बहुत ही दुखित हुए। वह दिन रात यही मनाते थे कि जल्द श्रीमान यहाँ से पधारें। पर अहो, आज आपके जाने पर हर्ष की जगह विषाद होता है। इसी से जाना कि बिछड़न समय बड़ा करुणोत्पादक होता है, बड़ा पवित्र, बड़ा निर्मल और कोमल होता है। बैर भाव छूटकर शांत रस का आविर्भाव उस समय होता है। माय लॉर्ड का देश
देखने का इस दिन भंगड़ ब्राह्मण को कभी इस जन्म में सौभाग्य नहीं हुआ। इससे नहीं जानता कि वहाँ के बिछड़ने के समय लोगों का क्या भाव होता है, पर इस देश के पशु पक्षियों को भी बिछड़ने के समय उदास देखा है। एक बार शिव शंभू के 2 गाय थी। उनमें एक अधिक बलवाली थी। वह कभी कभी अपने सींगों की टक्कर से दूसरी कमजोर गाय को गिरा देती थी। एक दिन वह टक्कर मारने वाली गाय पुरोहित को दे दी गई। देखा कि दुर्बल गाय उसके चले जाने से प्रसन्न नहीं हुई, वरंच उस दिन वह भूखी खड़ी रही, चारा छुआ तक नहीं। माय लॉर्ड, जिस देश के पशुओं की बिछड़ते समय यह दशा होती है, वहाँ के मनुष्यों की कैसी दशा हो सकती है, इसका अंदाज़ा लगाना कठिन नहीं है। आगे भी इस देश में जो प्रधान शासक आए, अंत में उनको जाना पड़ा। इससे आपका जाना भी परंपरा की चाल से कुछ अलग नहीं है। तथापि आपके शासनकाल का नाटक घोर दुखांत है। और अधिक आश्चर्य की बात यह है कि दर्शक तो क्या, स्वयं सूत्रधार भी नहीं जानता था कि उसने जो खेल सुखांत समझकर खेलना आरंभ किया था, वह दुखांत हो जाएगा। जिसके आदि में सुख था, मध्य में सीमा से बाहर सुख था, उसका अंत ऐसे घोर दुख के साथ कैसे हुआ। आह, घमंडी खिलाड़ी समझता है कि दूसरों को अपनी लीला दिखाता हूँ, किंतु पर्दे के पीछे एक और ही लीलामय की लीला हो रही है, या उसे खबर नहीं। इस बार बम्बई में उतर कर माय लॉर्ड, आपने जो जो इरादे जाहिर किए थे, जरा देखिए तो उनमें कौन कौन पूरे हुए। आपने कहा था कि यहाँ से जाते समय भारतवर्ष को ऐसा कर जाऊँगा कि मेरे बाद आने वाले बड़े लाटों को वर्षों तक कुछ करना न पड़ेगा। वह कितने ही वर्षों सुख की नींद सोते रहेंगे, किंतु बात उल्टी हुई। आपको स्वयं इस बार बेचैनी उठानी पड़ी है, और इस देश में जैसी अशांति आप फैला चले हैं, उसके मिटाने में आपके पद पर आने वालों को न जाने कब तक नींद और भूख हराम करनी पड़ेगी। इस बार आपने अपना बिस्तर गर्म राख पर पाया है, और भारतवासियों को गर्म तवे पर पानी की बूंदों की भांति नचाया है। आप स्वयं भी सुखी न हो सके और यहाँ की प्रजा को सुखी न होने दिया। इसका लोगों के चित्त पर बड़ा ही दुख है। विचारिए तो, क्या शान आपकी इस देश में थी, और अब क्या हो गई। कितने ऊंचे होकर आप कितने नीचे गिरे। अलिफ लैला के अलाउद्दीन ने चिराग रगड़कर, और अबुल हसन ने बगदाद के खलीफा की गद्दी पर आंख खोलकर वह शान न देखी जो दिल्ली दरबार में आपने देखी। आपकी और आपकी लेडी की कुर्सी सोने की थी, और आपके प्रभु महाराज के छोटे भाई और उनकी पत्नी भी चांदी की। आप दाहिने थे, वह बाएं। आप प्रथम थे, वह दूसरे। इस देश के सब राजा रईसों ने आपको सलाम पहले किया, और बादशाह के भाई को पीछे। जुलूस में आपका हाथी सबसे आगे और सबसे ऊंचा था। हौदा और चंवर छत्र आदि सामान सबसे बढ़ चढ़ कर थे। सारांश यह कि ईश्वर और महाराज एडवर्ड के बाद इस देश में आप ही का दर्जा था। किंतु अब देखते हैं कि जंगीलाट के मुकाबले में आपने पटखनी खाई, सिर के बल नीचे आ रहे। आपके स्वदेश में वही ऊंचे माने गए आपको साफ नीचा देखना पड़ा। पद त्याग की धमकी से भी ऊंचे न हो सके। आप बहुत धीर गंभीर थे। उस सारी धीरता गंभीरता का आपने इस बार काउंसिल में बेकानूनी कानून पास करते और कन्वोकेशन में वक्तृता देते समय दिवाला निकाल दिया। यह दिवाला तो इस देश में हुआ। उधर विलायत में आपके बार बार इस्तीफा देने की धमकी ने प्रकाश कर दिया कि जड़ हिल गई है। अंत में वहाँ भी आपको दिवालिया होना पड़ा, और धीरता गंभीरता के साथ दृढ़ता को भी जलांजलि देनी पड़ी। इस देश के हाकिम आपकी ताल पर नाचते थे। राजा महाराजा डोरी हिलाने से सामने हाथ बांधे हाजिर होते थे। आपके एक इशारे में प्रलय होती थी। कितने ही राजों को मट्टी के खिलौनों की भांति आपने तोड़ फोड़ डाला। कितने ही मट्टी काठ के खिलौने आपकी कृपा के जादू से बड़े बड़े पदाधिकारी बन गए। आपके एक इशारे में इस देश की शिक्षा पायमाल हो गई, स्वाधीनता उड़ गई, बंग देश के सिर पर आरा रखा गया। ओह, इतने बड़े माय लॉर्ड का यह दर्जा हुआ कि एक फौजी अफसर उनके इच्छित पद पर नियत न हो सका, और उनको इसी गुस्से के मारे इस्तीफा दाखिल करना पड़ा। वह भी मंजूर हो गया। उनका रखाया एक आदमी नौकर न रखा गया, उल्टा उन्हीं के निकल जाने का हुक्म मिला। जिस प्रकार आपका बहुत ऊंचे चढ़कर गिरना यहाँ के निवासियों को दुखित कर रहा है, गिरकर पड़ा रहना उससे भी अधिक दुखित करता है। आपका पद छूट गया, तथापि आपका पीछा नहीं छूटा है। एक अदना क्लर्क जिसे नौकरी छोड़ने के लिए 1 महीने का नोटिस मिल गया हो, नोटिस की अवधि को बड़ी घृणा से काटता है।
आपको इस समय अपने पद पर रहना कहाँ तक पसंद है, यह आप ही जानते होंगे। अपनी दशा पर आपको कैसे घृणा आती है, इस बात के जान लेने का इस देश के वासियों को अवसर नहीं मिला। पर पतन के पीछे इतनी उलझन में पड़ते उन्होंने किसी को नहीं देखा। माय लॉर्ड, एक बार अपने कामों की ओर ध्यान दीजिए। आप किस काम को आए थे और क्या कर चले? शासक का प्रजा के प्रति कुछ तो कर्तव्य होता है, यह बात आप निश्चय मानते होंगे। सो कृपा करके बताइए, क्या कर्तव्य आप इस देश की प्रजा के साथ पालन कर चले? क्या आंख बंद करके मनमाने हुक्म चलाना और किसी की कुछ न सुनने का नाम ही शासन है? क्या प्रजा की बात पर कभी कान न देना और उसको दबाकर उसकी मर्जी के विरुद्ध जिद्द से सब काम किए चले जाना ही शासन कहलाता है? एक काम हो ऐसा बताइए जिसमें आपने जिद्द छोड़कर प्रजा की बात पर ध्यान दिया हो। कैंसर और जार भी घेरने घसोटने से प्रजा की बात सुन लेते हैं, पर आप एक मौका तो ऐसा बताइए जिसमें किसी अनुरोध या प्रार्थना सुनने के लिए प्रजा के लोगों को आपने अपने निकट फटकने दिया हो और उनकी बात सुनी हो। नादिर शाह ने जब दिल्ली में कत्लेआम किया तो आसिफ जाह के तलवार गले में डालकर प्रार्थना करने पर उसने कत्लेआम उसी दम रोक दिया। पर 8 करोड़ प्रजा के गिड़गिड़ा कर बंग विच्छेद न करने की प्रार्थना पर आपने जहाँ भी ध्यान नहीं दिया। इस समय आपकी शासन अवधि पूरी हो गई है, तथापि बंग विच्छेद किए बिना घर जाना आपको पसंद नहीं है। नादिर से भी बढ़कर आप जिद्द हैं। क्या आप समझते हैं कि आपकी जिद्द से प्रजा के जी में दुख नहीं होता? आप विचारिए तो एक आदमी को आपके कहने पर पद न देने से आप नौकरी छोड़े जाते हैं। इस देश की प्रजा को भी यदि कहीं जाने की जगह होती तो क्या वह नाराज होकर इस देश को छोड़ न जाती? यहाँ की प्रजा ने आपकी जिद का फल ही देख लिया। उसने देख लिया कि आपकी जिस जिद ने इस देश की प्रजा को पीड़ित किया, आपको भी उसने कम पीड़ा न दी, यहाँ तक कि आप स्वयं उसका शिकार हुए। यहाँ की प्रजा वह प्रजा है जो आप अपने दुख और कष्टों की अपेक्षा परिणाम का अधिक ध्यान रखती है। वह जानती है कि संसार में सब चीज़ों का अंत है, दुख का समय भी एक दिन निकल जाएगा। इसी से सब दुखों को झेलकर पराधीनता सहकर भी वह जीती है। माय लॉर्ड, इस कृतज्ञता की भूमिका महिमा आपने कुछ न समझी और न यहाँ की दीन प्रजा की श्रद्धा भक्ति अपने साथ ले जा सके। इसका बड़ा दुख है। इस देश के शिक्षितों को तो देखने की आपकी आंखों को ताब नहीं। अनपढ़ गूंगी प्रजा का नाम कभी कभी आपके मुंह से निकल जाया करता है। उसी अनपढ़ प्रजा में नर सुल्तान नाम के एक राजकुमार का गीत गाया जाता है। एक बार अपनी विपद के कई साल सुल्तान ने नरवरगढ़ नाम के एक स्थान में काटे थे। वहाँ चौकीदारी से लेकर उसे एक ऊंचे पद तक काम करना पड़ा था। जिस दिन घोड़े पर सवार होकर वह उस नगर से विदा हुआ, नगर द्वार से बाहर आकर उस नगर को जिस रीति से उसने अभिवादन किया था वह सुनिए। उसने आंखों में आंसू भरकर कहा, प्यारे नरवरगढ़, मेरा प्रणाम ले। आज मैं तुझसे जुदा होता हूँ। तू मेरा अन्नदाता है। अपनी विपद के दिन मैंने तुझ में काटे हैं। तेरे ऋण का बदला मैं गरीब सिपाही नहीं दे सकता। भाई नरवरगढ़, यदि मैंने जानबूझकर एक दिन भी अपनी सेवा में चूक की हो, यहाँ की प्रजा की शुभ चिंता न की हो, यहाँ की स्त्रियों को माता और बहन दृष्टि से न देखा हो, तो मेरा प्रणाम न लें। नहीं तो प्रसन्न होकर एक बार मेरा प्रणाम लें और मुझे जाने की आज्ञा दें। माय लॉर्ड, जिस प्रजा में ऐसे राजकुमार का गीत गाया जाता है, उस देश से क्या आप भी चलते समय कुछ संभाषण करेंगे? क्या आप कह सकेंगे, अभागे, मैंने तुझसे सब प्रकार का लाभ उठाया और तेरी बदौलत वह शान देखी जो इस जीवन में असंभव है। तूने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा, पर मैंने तेरे बिगाड़ने में कुछ कमी न की। संसार के सबसे पुराने देश, जब तक मेरे हाथ में शक्ति थी, तेरी भलाई की इच्छा मेरे जीव में न थी। अब तो कुछ शक्ति नहीं है तो जो तेरे लिए कुछ कर सकूं, पर आशीर्वाद करता हूं कि तू फिर उठे और अपने प्राचीन गौरव और यश को फिर से लाभ करे। मेरे बाद आने वाले तेरे गौरव को समझें। आप कर सकते हैं और यह देश आपकी पिछली सब बातें भूल सकता है, पर इतनी उदारता माय लॉर्ड में कहाँ? भारत मित्र, 2 सितंबर 1905। अब आगे हैं बंग विच्छेद। गत 16 अक्टूबर को बंग विच्छेद या बंगाल का पार्टीशन हो गया। पूर्व बंगाल और आसाम का नया प्रांत
पूर्व बंगाल और आसाम का नया प्रांत बनकर हमारे महाप्रभु माय लॉर्ड इंग्लैंड के महान राज प्रतिनिधि का तुगलकाबाद आबाद हो गया। भंगड़ लोगों के पिछले रगड़े की भांति यही माय लॉर्ड की सबसे पिछली प्यारी इच्छा थी। खूब अच्छी तरह भंग घूट कर तैयार हो जाने पर भंगड़ आनंद से उस पर एक और रगड़ लगाता है। भंगड़ जीवन में उससे बढ़कर और कुछ आनंद नहीं होता। माय लॉर्ड के भारत शासन जीवन में भी इससे अधिक आनंद की बात कदाचित कोई न होगी, जिसे पूरी होते देखने के लिए आप इस देश का संबंध जाल छीन कर डालने पर भी उसमें अटके रहे। माय लॉर्ड को इस देश में जो कुछ करना था वह पूरा कर चुके थे। यहाँ तक कि अपने सब इरादों को पूरा करते करते आप अपने शासनकाल की इतिश्री भी अपने ही कर कमल से कर चुके थे। जो कुछ करना बाकी था वह यही बंग विच्छेद था। वह भी हो गया। आप अपनी अंतिम कीर्ति की ध्वजा अपने ही हाथों से उड़ा चले और अपनी आंखों को उसके प्रिय दर्शन से सुखी कर चले। यह बड़े सौभाग्य की बात है। अपने शासनकाल की रकाबी में बहुत सी कड़वी कसैली चीज़ें चख जाने पर भी आप अपने लिए मधुरेण समापयेत कर चले, यही गनीमत है। अब कुछ करना रह भी गया तो उसके पूरा करने की शक्ति माय लॉर्ड में नहीं है। आपके हाथों से इस देश का जो बुरा भला होना था वह हो चुका। एक ही तीर आपके तरकश में और बाकी था, उससे आप बंग भूमि का वक्षस्थल छेड़ चले। बस यहाँ आकर आपकी शक्ति समाप्त हो गई। इस देश की भलाई की ओर तो आपने उस समय भी दृष्टि न की जब कुछ भला करने की शक्ति आप में थी, पर अब कुछ बुराई करने की शक्ति भी आप में नहीं रही। इससे यहाँ के लोगों को बहुत ढाढ़स मिली है। अब आप हमारा कुछ नहीं कर सकते। आपके शासनकाल में बंग विच्छेद इस देश के लिए आपके लिए अंतिम हर्ष है। इस प्रकार के विषाद और हर्ष इस पृथ्वी के सबसे पुराने देश की प्रजा ने बारंबार देखे हैं। महाभारत में सबका संहार हो जाने पर भी घायल पड़े हुए दुर्मंद दुर्योधन को अश्वत्थामा की यह बाणी सुनकर अपार हर्ष हुआ था कि मैं 5 पांडवों के सिर काटकर आपके पास लाया हूँ। इसी प्रकार सेना सुधार रूपी महाभारत में जंगी लाट किशनर रूमी भीम की विजय गदा से जर्जरित होकर पदच्युति हृदय में पड़े इस देश के माय लॉर्ड को इस खबर ने बड़ा हर्ष पहुंचाया कि अपने हाथों से श्रीमान को बंग विच्छेद का अवसर मिला। इसी महाहर्ष को लेकर माय लॉर्ड इस देश से विदा होते हैं। यह बड़े संतोष की बात है। अपनों से लड़कर श्रीमान की इज्जत गई या श्रीमान ही गए, उसका कुछ ख्याल नहीं है। भारतीय प्रजा के सामने आपकी इज्जत बनी रहे, यही बड़ी बात है। इसके सहारे स्वदेश तक श्रीमान मोक्षों पर ताव देते चले जा सकते हैं। श्रीमान के ख्याल के शासन इस देश ने कई बार देखे हैं। 500 से अधिक वर्ष हुए तुगलक वंश के एक बादशाह ने दिल्ली को उजाड़कर दौलताबाद बसाया था। पहले उसने दिल्ली की प्रजा को हुक्म दिया कि दौलताबाद में जाकर बसो। जब प्रजा बड़े कष्ट से दिल्ली को छोड़कर वहां जाकर बसी तो उसे फिर दिल्ली को लौटाने का हुक्म दिया। इस प्रकार 2-3 बार प्रजा को दिल्ली से देवगिरी और देवगिरी से दिल्ली अर्थात श्रीमान मोहम्मद तुगलक के दौलताबाद और अपने वतन के बीच में चकराना और तबाह होना पड़ा। हमारे इस समय में माय लॉर्ड ने केवल इतना ही किया है कि बंगाल के कुछ जिले आसाम में मिलाकर एक नया प्रांत बना दिया है। कलकत्ते की प्रजा को कलकत्ता छोड़कर चटगांव में आबाद होने का हुक्म तो नहीं दिया। जो प्रजा तुगलक जैसे शासकों का ख्याल बर्दाश्त कर गई, वह क्या आजकल के माय लॉर्ड के एक ख्याल को बर्दाश्त नहीं कर सकती है? सब ज्यों का त्यों है। बंग देश की भूमि जहाँ थी वहीं है और उसका हर एक नगर और गांव जहाँ था वहीं है। कलकत्ता उठाकर चिरापूंजी के पहाड़ पर नहीं रख दिया गया और शिलांग उठकर हुगली के पुल पर नहीं आ बैठा। पूर्व और पश्चिम बंगाल बीच में कोई नहर नहीं खुद गई और दोनों को अलग अलग करने के लिए बीच में कोई चीन की सी दीवार नहीं बन गई है। पूर्व बंगाल पश्चिम बंगाल से अलग हो जाने पर भी अंग्रेजी शासन ही में बना हुआ है और पश्चिम बंगाल भी पहले की भांति उसी शासन में है। किसी बात में कुछ फर्क नहीं पड़ा, खाली ख्याली लड़ाई है। बंग विच्छेद करके माय लॉर्ड ने अपना एक ख्याल पूरा किया, इस्तीफा देकर भी एक ख्याल ही पूरा किया और इस्तीफा का मंजूर हो जाने पर इस देश में पड़े रहकर भी श्रीमान का प्रिंस ऑफ वेल्स के स्वागत तक ठहरना एक ख्याल मात्र है। कितने ही ख्याली इस देश में अपना ख्याल पूरा करने चले गए। 2-2.25 साल पहले एक शासक ने इस बंग देश में 1 रुपये के 8 मन धान बिकवा कर कहा था कि जो इससे सस्ता धान इस देश में बिकवाकर इस देश के धन धान्य पूर्ण होने का परिचय देगा, उसको मैं अपने से अच्छा शासक मानूंगा।
अच्छा शासक समझूंगा। वह शासक भी नहीं है, उसका समय भी नहीं है। कई एक शताब्दियों के भीतर इस भूमि ने कितने ही रंग पलटे हैं, कितनी ही इसकी सीमाएं हो चुकी हैं, कितने ही नगर इसकी राजधानी बनकर उजड़ गए। गौड़ के जिन खंडहरों में अब उल्लू बोलते और गिदड़ चिल्लाते हैं, वहाँ कभी बांके महल खड़े थे और वही बंग देश का शासक रहता था। मुर्शिदाबाद, जो आज एक लूटा हुआ सा शहर दिखाई देता है, कुछ दिन पहले इसी बंग देश की राजधानी था और उसकी चहल पहल का कुछ ठिकाना न था। जहाँ घसियारे घास खोदा करते थे, वहाँ आज कलकत्ता जैसा महानगर बसा हुआ है, जिसके जोड़ का एशिया में एक आध नगर ही निकल सकता है। अब माय लॉर्ड के बंग विच्छेद से ढाका, शिलांग, चटगांव में से हर एक राजधानी का शेहरा बनवाने के लिए सिर आगे बढ़ाता है। कौन जाने इनमें से किसके नसीब में क्या लिखा है और भविष्य में क्या क्या दिखाएगा। 2000 वर्ष नहीं हुए, इस देश का एक शासक कह गया है, सैकड़ों राजा जिसे अपनी अपनी समझकर चले गए, परंतु वह किसी के भी साथ नहीं गई। ऐसी पृथ्वी के पाने से क्या राजाओं को अभिमान करना चाहिए? अब तो लोग इसके अंश को पाकर भी अपने को भूपति मानते हैं। राजा, ओहो, जिस पर पश्चाताप करना चाहते या पश्चाताप करना चाहिए, उसके लिए मूर्ख उल्टा आनंद करते हैं। वही राजा और कहता है, यह पृथ्वी मट्टी का एक छोटा सा ढेला है जो चारों तरफ से समुद्र रूपी पानी की रेखा से घिरा हुआ है। राजा लोग आपस में लड़ भिड़कर इस छोटे से ढेले के छोटे छोटे अंशों पर अपना अधिकार जमा कर राज्य करते हैं। ऐसे क्षुद्र और दरिद्री राजाओं को लोग दानी कहकर जांचने लगते हैं। ऐसे नीचों से धन की आशा करने वाले अधम पुरुषों को धिक्कार है। यह वह शासक था कि इस देश का चक्रवर्ती अधीश्वर होने पर भी एक दिन राजपाट को लात मारकर जंगलों और वनों में चला गया था। आज वही भारत एक शासक का शासनकाल देख रहा है, जो यहाँ का अधीश्वरी नहीं है। कुछ नियत समय के लिए उसके हाथ में यहाँ का शासन भार दिया गया था, तो भी इतना मोह में डूबा हुआ है कि स्वयं इस देश को त्याग कर भी इसे कुछ दिन और न त्यागने का लोग संवरण न कर सका। यह बंग विच्छेद बंग का विच्छेद नहीं है। बंग निवासी इससे विच्छिन्न नहीं हुए, वरंच और युक्त हो गए। जिन्होंने गत 16 अक्टूबर का दृश्य देखा है, वह समझ सकते हैं कि बंग देश या भारतवर्ष में नहीं, पृथ्वी भर में वह अपूर्व दृश्य था। आर्य संतान उस दिन अपने प्राचीन वेश में विचरण करती थी। बंग भूमि ऋषि मुनियों के समय की आर्य भूमि बनी हुई थी। किसी अपूर्व शक्ति ने उसको उस दिन एक राखी से बांध दिया था। बहुत काल के पश्चात भारत संतान को होश हुआ कि भारत की मिट्टी वंदना के योग्य है। इसी से वह एक स्वर से वंदे मातरम कहकर चिल्ला उठे। बंगाल के टुकड़े नहीं हुए, वरंच भारत के अन्यान्य टुकड़े भी बंग देश से आकर चिमटे जाते हैं। हाँ, एक बड़े ही पवित्र मेल को हमारे माय लॉर्ड विच्छिन्न किए गए जाते हैं। वह इस देश के राजा प्रजा का मेल है। स्वर्गीय विक्टोरिया महारानी ने घोषणा पत्र और शासन काल के इस देश की प्रजा के जी में यह बात जमा दी थी कि अंग्रेज प्रजा की बात सुनकर और उसका मन रखकर शासन करना चाहते हैं, और वह रंग के नहीं, योग्यता के पक्षपाती हैं। कैनिंग और रेपन आदि उदार हृदय शासकों ने अपने सुशासन में इस भाव की पुष्टि की थी। इस समय पर महाप्रभु ने दिखा दिया कि वह पवित्र घोषणा पत्र समय पड़े की चाल मात्र था। अंग्रेज अपने ख्याल के सामने किसी की नहीं सुनते। विशेषकर दुर्बल भारतवासियों की चिल्लाहट का उनके जी में कुछ भी वजन नहीं है। इससे 8 करोड़ बंगालियों के एक स्वर होकर दिन रात महीनों रोने गाने पर भी अंग्रेजी सरकार ने कुछ न सुना। बंगाल के 2 टुकड़े कर डाले। उसी मायलॉर्ड के हाथ से 2 टुकड़े कराए, जिसके कहने से उसने केवल एक मिलिट्री मेंबर रखना भी मंजूर नहीं किया और उसके लिए मायलॉर्ड को नौकरी से अलग करना भी पसंद किया। भारतवासियों के जी में यह बात जम गई कि अंग्रेजों से भक्ति भाव करना वृथा है, प्रार्थना करना वृथा है और उनके आगे रोना गाना वृथा है। दुर्बल की वह नहीं सुनते। बंग विच्छेद से हमारे महाप्रभु सरदस्त राजा प्रजा में यही भाव उत्पन्न करा चले हैं, किंतु हाय, इस समय इस पर महाप्रभु के देश में कोई ध्यान देने वाला तक नहीं है। महाप्रभु तो ध्यान देने के योग्य ही कहाँ। भारत मित्र 21 अक्टूबर 1905। लॉर्ड मिंटो का स्वागत।
भगवान करे श्रीमान इस विनय से प्रसन्न हो। मैं इस भारत की देश की मिट्टी से उत्पन्न होने वाला, इसका अन्न फल मूल आदि खाकर प्राण धारण करने वाला मिल जाए तो कुछ भोजन करने वाला नहीं, नहीं तो उपवास कर जाने वाला। यदि कभी कुछ भंग हो जाए तो उसे पीकर प्रसन्न होने वाला, जवानी बिताकर बुढ़ापे की ओर फुर्ती से कदम बढ़ाने वाला और एक दिन प्राण विसर्जन करके इस मातृभूमि की वंदनीय मट्टी में मिलकर चिर शांति लाभ करने की आशा रखने वाला शिव शंभु शर्मा इस देश की प्रजा का अभिनंदन पत्र लेके श्रीमान की सेवा में उपस्थित हुआ हूँ। इस देश की श्रीमान का हृदय से स्वागत करती है। आप उसके राजा के प्रतिनिधि होकर आए हैं। 5 साल तक इस देश की 30 करोड़ प्रजा के रक्षण, पालन और शासन का भार राजा ने आपको सौंपा। इससे यहाँ की प्रजा आपको राजा के तुल्य मानकर आपका स्वागत करती है और आपके इस महान पद पर प्रतिष्ठित होने के लिए हर्ष प्रकाश करती है। भाग्य से आप इस देश की प्रजा के शासक हुए, अर्थात यहाँ की प्रजा की इच्छा से आप यहाँ के शासक नियत नहीं हुए। न यहाँ की प्रजा उस समय तक आपके विषय में कुछ जानती थी, जबकि उसने श्रीमान के इस नियोग की खबर सुनी। किसी को श्रीमान की ओर का कुछ भी गुमान न था। आपके नियोग की खबर इस देश में बिना मेघ की वर्षा की भांति अचानक आ गिरी। अब भी यहाँ की प्रजा श्रीमान के विषय में कुछ नहीं समझी है, तथापि उसे आपके नियोग से हर्ष हुआ। आपको पाकर वह वैसे ही प्रसन्न हुई है जैसा डूबता था पाकर प्रसन्न होता है। उसने सोचा कि आप तक पहुंच जाने से उसकी सब विपदों की इति हो जाएगी। भाग्यवानों से कुछ न कुछ संबंध निकाल लेना संसार की चाल है। जो लोग श्रीमान तक पहुंच सके उन्होंने श्रीमान से भी एक गहरा संबंध निकाल लिया है। वह लोग कहते हैं कि 100 साल पहले आपके बड़ों में से एक महानुभाव यहाँ का शासन कर गए हैं। इससे भारत का शासक होना आपके लिए कोई नई बात नहीं है। वह लोग साथ ही यह भी कहते हैं कि 100 साल पहले वाले लॉर्ड मिंटो बड़े प्रजापालक थे, प्रजा को प्रसन्न रखकर शासन करना चाहते थे। यह कहकर वह श्रीमान से भी अच्छे शासन और प्रजा रंजन की आशा जनाते हैं। उस पर यह संबंध बहुत दूर का है। 100 साल पहले की बात का कितना प्रभाव हो सकता है नहीं कहा जा सकता। उस समय की प्रजा में से एक आदमी जीवित नहीं जो कुछ उस समय की आंखें देखी कह सके। फिर यह भी कुछ निश्चय नहीं कि श्रीमान अपने उस बड़े के शासन के विषय में वैसा ही विचार रखते हों जैसे यहाँ के लोग कहते हैं। यह भी निश्चय नहीं कि श्रीमान को 100 साल पहले की शासन नीति पसंद होगी या नहीं, तथा उसका कैसा प्रभाव श्रीमान के चित्त पर है। हाँ, एक प्रभाव देखा कि श्रीमान के पूर्ववर्ती शासक ने अपने से 100 साल पहले के शासन की बात स्मरण करके उस समय की पोशाक में गवर्नमेंट हाउस के भीतर एक नाच डाला। सारांश यह है कि लोग जिस ढंग से श्रीमान की बड़ाई करते हैं वह एक प्रकार की शिष्टाचार की रीति पूरी कर रहे हैं। आपकी असली बड़ाई का मौका अभी नहीं आया, पर वह मौका आपके हाथ से विलक्षण रूप से है। श्रीमान, इस देश में अभी यदि अज्ञात कुल नहीं तो अज्ञातशील अवश्य है। यहाँ के कुछ लोगों की समझ में आपके पूर्ववर्ती शासक ने प्रजा को बहुत सताया है और वह उसके हाथ से बहुत तंग हुई। वह समझते हैं कि आप उन पीड़ाओं को दूर कर देंगे जो आपका पूर्ववर्ती शासक यहाँ फैला गया है। इसी से वह दौड़कर आपके पास जाते हैं, आपके द्वार पर। यह कदापि न समझिए कि आपके किसी गुण पर मोहित होकर आ जाते हैं। वह जैसे आंखों पर पट्टी बांधे जाते हैं वैसे ही चले आते हैं। जिस अंधेरे में है उसी में रहते हैं। अब यह कैसे मालूम हो कि जिन बातों को कष्ट मानते हैं उन्हें श्रीमान भी कष्ट ही मानते हो, अथवा आपके पूर्ववर्ती शासक ने जो काम किए आप भी उसे अन्याय भरे काम मानते हो। साथ ही एक बात और है, प्रजा के लोगों की पहुंच श्रीमान तक बहुत कठिन है, पर आपका पूर्ववर्ती शासक आपसे पहले ही मिल चुका और जो कहना था वह कह गया। कैसे जाना जाए कि आप उसकी बात पर ध्यान न देकर प्रजा की बात पर ध्यान देंगे। इस देश में पदार्पण करने के बाद जहां आपको जरा भी खड़ा होना पड़ा है वहीं उन लोगों से घिरे हुए रहे हैं जिन्हें आपके पूर्ववर्ती शासक का शासन पसंद है। उसकी बात बनाए रखने को अपनी इज्जत समझते हैं। अब भी श्रीमान चारों ओर से उन्हीं लोगों के घेरे में है। कुछ करने धरने की बात तो अलग रहे, श्रीमान के विचारों को भी इतनी स्वाधीनता नहीं है कि उन लोगों के बिठाए चौकी पहरे को जरा भी उल्लंघन कर सके। इस पर गजब यह कि श्रीमान को इतनी भी खबर नहीं कि श्रीमान की स्वाधीनता पर इतने पहरे बैठे हुए हैं। हाँ, यह खबर हो जाए तो वह हट सकते हैं। जिस दिन श्रीमान ने इस राजधानी में पदार्पण करके इसका सौभाग्य बढ़ाया
उस दिन प्रजा के कुछ लोगों ने सड़क के किनारों पर खड़े होकर श्रीमान को बड़ी कठिनाई से एक दृष्टि देख पाया। इसके लिए पुलिस पहरे वालों की गली घुसे हुए धक्के भी बर्दाश्त किए। बस उन लोगों ने श्रीमान के श्रीमुख की एक झलक देख ली। कुछ कहने सुनने का अवसर उन्हें न मिला, न सहज में मिल सकता। हुजूर ने किसी को बुलाकर कुछ पूछताछ न की, न सही उसका कुछ अरमान नहीं, पर जो लोग दौड़कर कुछ कहने सुनने की आशा से हुजूर के द्वार तक गए थे, उन्हें भी उल्टे पांव लौटाना पड़ा। ऐसी आशा अनंततः प्रजा को आपसे न थी। इस समय वह अपनी आशा को खड़ा होने के लिए स्थान नहीं पाते हैं। एक बार छोटा सा लड़का अपनी सौतेली माता से खाने को रोटी मांग रहा था। सौतेली माँ कुछ काम में लगी थी। लड़के के चिल्लाने से तंग होकर उसने उसे एक बहुत ऊंचे ताक में बिठा दिया। बेचारा भूख और रोटी दोनों की भूल नीचे उतार लेने के लिए रो रो कर प्रार्थना करने लगा, क्योंकि उसे ऊंचे ताक से गिरकर मरने का भय हो रहा था। इतने में उस लड़के का पिता आ गया। उसने पिता से बहुत गिड़गिड़ा कर नीचे उतार लेने की प्रार्थना की, पर सौतेली माता ने पति को डांट कर कहा कि खबरदार, इस शरीर लड़के को वहीं टंगे रहने दो। इसने मुझे बड़ा दिक दिया है। इस बालक की सी दशा इस समय इस देश की प्रजा की है। श्रीमान से वह इस समय ताक से उतार लेने की प्रार्थना करती है, रोटी नहीं मांगती। जो अत्याचार उस पर श्रीमान के पधारने के कुछ दिन पहले से आरंभ हुआ है, उसे दूर करने के लिए गिड़गिड़ाती है, रोटी नहीं मांगती। बस इतने ही में श्रीमान प्रजा को प्रसन्न कर सकते हैं। सुनाम पाने का यह बहुत ही अच्छा अवसर है, यदि श्रीमान को उसकी कुछ परवाह न हो। आशा मनुष्य को बहुत लुभाती है, विशेषकर दुर्बल को परम कष्ट देती है। श्रीमान ने इस देश में पदार्पण करके बम्बई में कहा और यहाँ भी एक बार कहा कि आपने अपने शासनकाल में श्रीमान इस देश में सुख शांति चाहते हैं। इससे यहाँ की प्रजा को बड़ी आशा हुई थी कि वह ताक से नीचे उतर ली जाएगी, पर श्रीमान के 2-1 कामों तथा काउंसिल के उतरने उस आशा को ढीला कर डाला है। उसे ताक से उतरने का भरोसा भी नहीं रहा। अभी कुछ दिन हुए आपके एक लफ्टनेंट ने कहा था कि मेरी दशा उस आदमी की सी है जिसके एक हिंदू और एक मुसलमान 2 जोरू हों। हिंदू जोरू नाराज रहती हो और मुसलमान जोरू प्रसन्न। इससे वह हिंदू जोरू को हटाकर मुसलमान बीबी से खूब प्रेम करने लगे। श्रीमान ने उस लफ्टनेंट की ठीक वैसी दशा है या नहीं कहा नहीं जा सकता, पर श्रीमान की दशा ठीक उस लड़के के पिता की सी है जिसकी कहानी ऊपर कही गई है। उधर उसका लड़का ताक में बैठा नीचे उतरने के लिए रोता है और इधर उसकी नवीना सुंदरी स्त्री लड़के को खूब डराने के लिए पति पर आंखें लाल करती है। प्रजा और प्रेस्टीज 2 ख्यालों में श्रीमान फंसे हैं। प्रजा ताक का बालक है और प्रेस्टीज नवीन सुंदरी पत्नी। किसकी बात रखेंगे? यदि दया और वात्सल्य भाव श्रीमान के हृदय में प्रबल हो तो प्रजा की ओर ध्यान होगा, नहीं तो प्रेस्टीज की ओर ढुलकना ही स्वाभाविक है। अब यह विषय श्रीमान ही के विचारने के योग्य है कि प्रजा की ओर देखना कर्तव्य है या प्रेस्टीज की। आप प्रजा की रक्षा के लिए आए हैं या प्रेस्टीज की? यदि आपके ख्याल में प्रजा रूपी लड़का ताक में बैठा रोया करे और उतारो उतारो पुकारा करे, इसी में उसका सुख और शांति है, तो उसे ताक में टंगा रहने दीजिए, जैसा कि इस समय रहने दिया है। यदि उसे वहाँ से उतार कर कुछ खाने पीने को देने में सुख है तो वैसा किया जा सकता है। यह भी हो सकता है कि उसकी विमाता को प्रसन्न करके उसे उतरवा लिया जाए। इसमें प्रजा और प्रेस्टीज दोनों की रक्षा है। जो बात आपको भली लगे वही कीजिए, कर्तव्य समझिए वही कीजिए। इस देश की प्रजा को अब कुछ कहने सुनने का साहस नहीं रहा। अपने भाग्य का उसे भरोसा नहीं, अपनी प्रार्थना के स्वीकार होने का विश्वास नहीं। उसने अपने आप को निराशा के हवाले कर दिया है। एक विनय और भी साथ साथ की जाती है कि इस देश में श्रीमान जो चाहे बेखटके कर सकते हैं। किसी बात के लिए विचारने या सोच में जाने की जरूरत नहीं। प्रशंसा करने वाले अब और चलते समय बराबर आपको घेरे रहेंगे। आप देख ही रहे हैं कि कैसे सुंदर कास्केटों में रखकर लंबी चौड़ी प्रशंसा भरे एड्रेस लेकर लोग आपकी सेवा में उपस्थित होते हैं। श्रीमान उन्हें बुलाता भी नहीं, किसी प्रकार की आशा भी नहीं दिलाते, पर वह आते हैं। इसी प्रकार हुजूर जब इस देश को छोड़ जाएंगे तो हुजूर वाला को बहुत से एड्रेस उन लोगों से मिलेंगे जिनका हुजूर ने कभी कुछ भला नहीं किया।
बहुत लोग हुजूर की एक मूर्ति के लिए खनाखन रुपए गिन देंगे, जैसे कि हुजूर के पूर्ववर्ती वैश्यराय की मूर्ति के लिए गिने जा रहे हैं। प्रजा उस शासक की लड़ाई के लिए लाख रोती है, पर इस देश के धन से उसकी मूर्ति बनती है।